Hello everyone, welcome to Deep Education. We are trying to make your future brighter. This is Aryan Shake and we are going to start a new chapter of class 10, that is chemical reaction and equation. This is one short video, so we are going to cover this chapter in this particular video. So let's move ahead. तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके बाद हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड कोरोजन एंड रेसिडिटी आर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हम इसमें सब चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स भी मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि स्लाइड बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो इसमें हम केवल वो चीज़ें कवर करते हैं जो थोड़ी सी ट्रेंड्स में होती हैं। तो ये ज़्यादातर ये वाली चीज़ें जो मैंने अब यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये ज़्यादातर चैप्टर्स में टेस्ट वगैरह में आती रहती हैं। टीचर्स ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे मन में ये सवाल तो ज़रूर आता है कि केमिकल रिएक्शंस है क्या, और आना भी चाहिए। तो केमिकल रिएक्शंस क्या हैं ये समझने के लिए मेरे हिसाब से आपको चेंजेस को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको मैं चेंजेस बताऊंगा, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस जो क्या होती हैं वो आप खुद समझ जाएंगे कैसे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर चेंजेस? तो चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज़ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, और केमिकल चेंजेस के भी इस टेबल में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो फिजिकल चेंज में जो पहला पॉइंट है वो है दीज आर टेम्परेरी। दूसरा, प्रॉपर्टीज रिमेन्स सेम। फिजिकल स्टेट चेंजेस, दीज आर रिवर्सिबल। हमारे पास जो एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का वो है हमारे पास वाटर इनटू आइस। तो इसी एग्जाम्पल से वाटर इनटू आइस, इसी एग्जाम्पल से हम सारे पॉइंट्स को समझने वाले हैं। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है दीज आर टेम्परेरी। अब पानी को हमने बर्फ़ में बदल दिया, तो क्या बर्फ़ को हम पानी में दोबारा बदल नहीं सकते? ऑफ कोर्स बदल सकते हैं, इसलिए ये कैसे हैं? टेम्परेरी चेंजेस हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है प्रॉपर्टीज रिमेन्स सेम। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज रिमेन सेम के बारे में। तो पानी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ होता है। तो वही तो आइस की प्रॉपर्टीज़ हैं। आइस बनने के बाद पानी की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है। और हिसाब क्या है यहाँ? तो साइंस है, सबके लिए एक है। तो प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं फिजिकल चेंज में। फिजिकल स्टेट चेंजेस, जो यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, फिजिकल स्टेट चेंजेस। वाटर इनटू आइस, वाटर इज अ लिक्विड एंड आइस इज अ सॉलिड। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो वैसे भी क्लियर हो चुका है कि फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है जब भी हम कोई फिजिकल चेंज करते हैं। चौथा पॉइंट है हमारे पास दीज आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? वापस, मतलब उसका उल्टा भी हो सकता है। वाटर इनटू आइस, क्या हम बर्फ से पानी नहीं बना सकते? ज़रूर बना सकते हैं। हम उसे फ्रिज में रख के पानी बना सकते हैं, तो फ्रिज से बाहर निकाल कर पानी, गलत बोल दिया मैंने। हम उसे फ्रिज में रख के आइस बना सकते हैं, तो आइस को बाहर रखकर पानी भी बना सकते हैं। तो आई थिंक ये लास्ट वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ वैक्स के बारे में। तो पहले तो आप इसको खुद समझने का कोशिश करो, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। तो केमिकल चेंजेस में भी मैंने यहाँ शायद 3 पॉइंट लिखे हुए हैं मेन, तो उनको एक बार पढ़ लेते हैं। These are permanent changes, new thing with new properties obtained। तो ये वाला पॉइंट हम डीप समझने वाले हैं। These are irreversible in nature। ओके, अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखा हुआ है मिल्क इनटू कर्ड। तो इसी एग्जाम्पल से हम सारे पॉइंट समझेंगे। मिल्क इनटू कर्ड, मम्मी ने कभी भी आपके लिए दही जमाया होगा, तो आपने दही और दूध में फ़र्क तो आपको लगता ही होगा। तो आपने कभी दूध से आपने एक बार दही बना लिया, तो आप दही को दोबारा दूध में बदल सकते हैं क्या? मैं तो नहीं बदल सकता, आई थिंक कोई नहीं बदल सकता। तो हम इसे कह सकते हैं दीज आर परमानेंट चेंजेस। मैं यही समझाना चाह रहा था मैं आपको। अब बात करते हैं न्यू थिंग विद न्यू प्रॉपर्टीज़ वाले पॉइंट की। तो इस पॉइंट में आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। मिल्क की प्रॉपर्टी क्या होती है? लिक्विड होता है, स्वाद में थोड़ा सा हल्का सा मीठा होता है, हम सब ने पिया हुआ है। अब बात करते हैं दही की। दही भी हम लोगों ने खाया हुआ है, स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन वो लिक्विड नहीं होता, वो सेमी सॉलिड होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं न्यू थिंग, नई चीज़ बनी है। क्या बनी है? दही बनी है। किससे बनी है? मिल्क से बनी है। प्रॉपर्टीज उसकी नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं है। दिस इज़ लिक्विड बट दिस इज सेमी सॉलिड। इसका स्वाद भी अलग होता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया केमिकल चेंजेस में। सॉरी, ये स्लाइड आगे बढ़ गई, हम इसको बैक कर लेते हैं।
अब चौथा पॉइंट है दीज आर इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल का मतलब आप खुद समझिए, आप खुद समझ में आ रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है मिल्क इनटू कर्ड। अब क्या दही से आप वापस दूध बना सकते हैं? दिस इज इम्पॉसिबल। लेट्स क्लियर इट नाउ। अब जहाँ पे लिखा हुआ है फिर से ये हो गया इशू, कोई बात नहीं। हाँ, वर्निंग ऑफ बैग्स, तो आप इसको खुद समझने का प्रयास करें। जैसे आपने यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ बैग्स को मैंने आपको बोला है, और नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आपको अब चेंजेस बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं मेरे हिसाब से। और इस पूरे चैप्टर में हम केवल और केवल केमिकल चेंजेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केमिकल चेंजेस की। तो नई स्लाइड पे आए हम, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, इसको पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अगर आप देखें पीछे वाली स्लाइड में, हम बैक करते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, उसका आंसर मैंने ये वाली स्लाइड में दिया है। यहाँ है केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस हैं जहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनता है विद नई प्रॉपर्टीज के साथ में। उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज उसकी पुरानी अवस्था या पुरानी स्टेट से मैच नहीं होती है, वो पूरा का पूरा एकदम न्यू होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर? ये इशू कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, अब सेकंड पॉइंट लिखा है मींस केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। अब आप खुद ही देखिए, पीछे वाली स्लाइड में हमने केमिकल चेंजेस में ये पॉइंट लिखा हुआ है न्यू थिंग विद न्यू प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड। क्या ये फिजिकल चेंजेस में हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए केमिकल चेंजेस में जो चेंजेस होते हैं वो केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। जो मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है मीन्स केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। अगला पॉइंट है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा समझने के लिए है। यहाँ लिखा है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मान लीजिए सोडियम में और आई थिंक कोई सा भी ले सकते हैं, पोटेशियम ले लेते हैं। सोडियम और पोटेशियम में हमने रिएक्शन कराई, तो रिएक्शन के बाद सोडियम की एटम पोटेशियम में चेंज नहीं हो रही हैं, केवल और केवल रीअरेंजमेंट हो रहा है। उनके एटम्स रीअरेंज कर रहे हैं, जिससे एक नया कंपाउंड मिल रहा है और उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ रहा है। ये जो मैंने यहाँ इमेज लगाई है, इससे आप समझ सकते हैं अच्छे से। अब अगली स्लाइड पे मूव किए हम, यहाँ पर है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। आप अभी इसको बिल्कुल मत देखिए, इसको भूल जाइए, अभी आपको ये सब समझ में आने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है द सब्सटेंस विच टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ से आपको बिल्कुल खुद क्लियर हो रहा है। यहाँ लिखा है वो चीज़ें जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करती हैं, मतलब भाग लेती हैं, हिस्सा लेती हैं। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब वो जो रिएक्शन हुई उसके रिजल्ट में जो नया सब्सटेंस बना उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं जो मैंने नीचे पिन किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ये दोनों इस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और दोनों हिस्सा लेने के बाद एक नया सब्सटेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम पानी कहते हैं। लेकिन अगर इस रिएक्शन में हम देखें कि क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है, तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट एंड द वाटर विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रोडक्ट। ओके, अब आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। The substance which take part in a chemical reaction is called reactants. The new substance which produced as a result of chemical reaction is called product. Now let's move to another slide. यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन पिनअप किया है, that is find reactants and products. यहाँ पर मैंने आंसर तो वैसे लिख रखा है, लेकिन आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? अमोनिया, that is NH3 बन रही है। तो अभी आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, ये सब फंडा मैं आपको समझा दूंगा। अभी आप केवल और केवल ये याद रखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। इन दोनों को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? अमोनिया।
अब आप खुद देखिए, नाइट्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन अमोनिया जो बना इन दोनों की रिएक्शन के बाद उसकी अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो जो हिस्सा ले रहे हैं इस रिएक्शन में वो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उसके बाद जो हमें मिल रहा है वो है अमोनिया। तो जो मिल रहा है वो क्या होता है, प्रोडक्ट, और जो हिस्सा लेते हैं वो होता है रिएक्टेंट। बस यही मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया था। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब द इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स और चेंजेस विच टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा है वो फीचर्स जो हमें दिखते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसी को हम उस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब कौन सी फीचर्स होती हैं, कैसे होती हैं, तो यहाँ पे मैंने ये भी एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल के लिए एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है वो भी मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा, चेंज इन कलर, टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ये अगर हमको ये दिखते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वही चीज़ हमें कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, तो आपने कई सारी रिएक्शंस देखी होंगी जिसमें गैस निकलती है, कई में प्रेसिपिटेट बनता है, किसी रिएक्शन में जो एलिमेंट्स हमने डाले होते हैं, रिएक्टेंट्स डाले होते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट का चेंज कुछ और होता है, रिएक्टेंट का चेंज हो जाता है बाद में। उसके बाद रिएक्टेंट का चेंज नहीं होता, प्रोडक्ट का हो जाता है। उसके बाद स्टेट में भी चेंज आता है, मतलब हमने मान लीजिए किसी गैस का और एक लिक्विड का हमने रिएक्शन कराया, मतलब रिएक्टेंट लिए, तो प्रोडक्ट में हमें शायद सॉलिड मिल जाए, तो हमें चेंज इन स्टेट का भी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल जाता है। तो आप शायद समझ गए होंगे। तो आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर मैंने बहुत प्यारी सी एक डेफिनेशन लिखी है। यहाँ लिखा हुआ है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। अब इसको हिंदी में समझिए, शुद्ध हिंदी में बताऊंगा। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग मतलब किसी चीज़ को प्रदर्शित करने का तरीका। अब यहाँ पर वो चीज़ क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो बताएगा, रिप्रेजेंट करे, सॉरी, यहाँ पर वो चीज़ है केमिकल रिएक्शन, मतलब हम उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक बहुत ही आसान वे में। तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, कुछ फार्मूलाज का यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करके जो चीज़ हमें, जो प्रोडक्ट मिलता है, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे आप ये देखिए, अभी नीचे वाला छोड़ दीजिए, जितना जितना मैं कवर कर रहा हूँ उतना देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो हैं ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सॉरी ये फिर से इशू हो रहा है ज़्यादा, मैं इसे अगली वीडियो में फिक्स करूँगा। और ये है जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी इस रिएक्शन की बार बार ज़रूरत पड़ रही है किसी चीज़ को पढ़ने में, तो हम इसे बार बार मॉलिक्यूल्स बनाते फिरेंगे, बार बार ये करेंगे। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं ये बार बार बनाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने केमिकल इक्वेशन का मेथड निकाला। केमिकल इक्वेशन क्या करता है, आप खुद देखिए, केमिकल इक्वेशन क्या कर रहा है, हमने हाइड्रोजन के कुछ सिंबल बना लिया, क्या बना लिया, H, ऑक्सीजन का क्या बना लिया, O। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, तो हमें लिख लिया 2H2। H2 क्यों लिख लिया, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी सिंगल फॉर्म में रह ही नहीं सकता। अब ये चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा, पर आप केवल इक्वेशन को समझिए। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो हमने एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लिया, उससे मिलने के वाले हमें दो वाटर के मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं, तो हमने 2H2 लिख दिया। अब इसको लिखना और इसको लिखना कितना बड़ा अंतर है। अब हमें कोई दिक्कत होगी तो हम इसको लिख लेंगे, या फिर कोई ज़रूरत होगी तो हम इसको लिख लेंगे। तो ये टॉपिक तो वहीं ख़त्म हो गया केमिकल इक्वेशन का। अब बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो बैलेंस्ड केमिकल एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए हमें दूसरे पॉइंट से शुरुआत करनी होगी। क्यों करनी होगी आप खुद समझ जाएंगे। तो पहले हम दोनों के दूसरे पॉइंट पढ़ते हैं इस टेबल से। तो इस टेबल में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो दूसरा पॉइंट है वो लिखा हुआ है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड क्या होता है आपको समझ के होंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट्स साइड, एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड प्रोडक्ट साइड। ओके, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो नंबर ऑफ एटम्स है
वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम होने वाला है, इक्वल होने वाला है। किसमें? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर ये इक्वल होने वाला है तो अगर एटम्स का नंबर इक्वल होगा दोनों साइड पर तो उनका मास भी इक्वल होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, अब ये नीचे वाले एग्जाम्पल सभी हम समझेंगे। उससे पहले हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का दूसरा पॉइंट समझते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, an unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms, one or more elements in the reaction। ठीक है, अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, वहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड हो गया और प्रोडक्ट साइड होगा, उन दोनों साइड पर इक्वल अमाउंट में नंबर ऑफ एटम्स नहीं होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। अब दूसरी बात करते हैं, जब इक्वल अमाउंट में नहीं होंगे तो उनका मास भी इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नाउ अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर देखें तो रिएक्टेंट साइड जो ये आपको ये दिख रही है साइड, ये वाली, यहाँ पर है C प्लस CO2। C कार्बन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अगर इस रिएक्टेंट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें दो कार्बन दिख रहे हैं, एक C वाला, एक CO2 वाला। तो अगर हम जाएँ प्रोडक्ट साइड में तो वहाँ पर भी हमें 2 CO मिला है। तो 2 CO का मतलब 2 कार्बन हमें उधर भी मिले और 2 कार्बन हमें इधर भी दिख रहे हैं, बैलेंस है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन 2 ही है और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 2 ही है। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी है? बैलेंस्ड है। वही नीचे लिखा हुआ है, हियर द नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर सेम ऑन बोथ साइड, सो इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। अब बात करते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल की, मतलब जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन साइड लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है C प्लस CO2 इक्वल टू CO। यहाँ 2 कार्बन तो हैं लेकिन उस साइड एक ही है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है लेकिन उस साइड एक ही है। उस साइड का मतलब प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, हेयर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम्स आर नॉट सेम ऑन बोथ साइड, सो दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपको एक एग्जाम्पल से ये बिल्कुल समझ में आने वाला है। लेट्स मूव अहेड। N2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन। क्या आपको लगता है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड? नहीं ना। तो दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर है, ओहो, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। क्या ये 3 नहीं है? यहाँ पर H2 है, ये 3 आगे लगा हुआ है, तो ये 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं इधर की। इधर तो 2 नाइट्रोजन है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, और 2 3 6 हाइड्रोजन है। मतलब नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड सेम है, रिएक्टेंट साइड भी सेम है और प्रोडक्ट साइड भी सेम है। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। हमने इस चैप्टर में सब समझ लिया है जो मेन होता है, जो किसी भी चैप्टर को एक इनिशियलाइज करता है। ठीक है, हमने केमिकल रिएक्शन समझ लिया, हमने समझ लिया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर मैंने केवल बनाई है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोलिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे भी रिएक्शन ऐड होगा, वो एक्चुअली जल्दबाजी में मैंने छोड़ दिया है। तो अब इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन सबको हम डिटेल में पढ़ने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वहाँ लिखा हुआ था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो हम भी शुरुआत करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के साथ में। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा है ताकि आपको समझने में कोई भी कठिनाई ना हो। यहाँ लिखा हुआ है दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सबस्टेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट से ही क्लियर हो रहा है, आप अभी इसे मत देखिए, मैं दिखाऊं तब देखना। अगर अपने हिसाब से चलोगे तो अगर आप चल पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं चल पा रहे हो तो आप केवल मेरे हिसाब से चलिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सबस्टेंस कंबाइन, मतलब 2 या 2 से अधिक, या तो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो सब कंबाइन होते हैं, मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? एक सिंगल सबस्टेंस बनाते हैं। उसी को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है? मिलना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में जो A मॉलिक्यूल था तो B मॉलिक्यूल के साथ मिलकर AB मॉलिक्यूल बना रहा है। ये दो तो अलग अलग मॉलिक्यूल है, ये वाला और ये वाला अलग अलग मॉलिक्यूल है, बट ये वाला अलग मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ और पॉइंट्स मेंशन किए हैं।
2 एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइंड टू क्रिएट वन कंपाउंड। वही बात है, ऐसे भी हो सकता है, 2 एलिमेंट कंबाइन हो सकती हैं और एक अलग 2 एलिमेंट कंबाइन हो सकती हैं, नया एलिमेंट बना सकते हैं। 2 कंपाउंड कंबाइन हो सकती हैं, नया कंपाउंड बना सकते हैं। और द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द रिएक्टेंट्स और कंपाउंड्स आर इन द रिएक्शन। सबसे अच्छा पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। इसमें लिखा हुआ है कि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? उसके रिएक्टेंट्स को देखकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कैल्शियम है मेरे पास, बैक चलते हैं, और यहाँ पर है सल्फर मेरे पास। अब आपको पता है यहाँ कॉम्बाइन होने वाला है, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, केवल कंबाइन होने वाला है। तो क्या बनने वाला है? CaS, जो हमें मिल गया, दैट इज कैल्शियम सल्फाइड। ओके, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई थिंक आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अगर आपको उसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपको मैं 3 बार बोल चुका हूँ ये बात। तो अब बात करते हैं अगले टाइप की, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन्ड है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्प्लिट्स का मतलब होता है टूटना, ठीक है। किस में टूटना? 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंसेस में। क्या होना? किसी एक कंपाउंड का टूटना 2 में या उससे ज़्यादा सिंपलर सबस्टेंसेस में। इसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नीचे मैंने जो मेंशन किया है, ये एग्जाम्पल है छोटा सा, जहाँ पर क्लोरीन और सोडियम का एक कंपाउंड है जो बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जाकर क्लोरीन और सोडियम में अलग अलग टूट गया। नीचे आपको एक जनरल फॉर्म भी दे रखा है, दैट इज AV गिव्स A+B। यहाँ पर एक बात है जो नोटिस करने वाली है कि ये कंपाउंड टूट कैसे गया। तो यहाँ पर जो आपको समझना चाहिए कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरीड आउट बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तभी हो सकती हैं जब हम उन्हें कोई एनर्जी प्रोवाइड करें, दैट इज़ हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। क्योंकि किसी चीज़ को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दें तो क्या आप उसे छूकर तोड़ दोगे? आपको उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी उसे, तभी वो ब्रेक हो पाएगा। इसीलिए किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हमें किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत होगी, जैसे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। वेयर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड एनर्जी विच ब्रेक्स अ कंपाउंड इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स, जो कि मैंने अभी पहले बोला। तो आपको शायद डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरी तरीके से पता चल गई होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, दैट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको आप समझ पा रहे होंगे कैसे? अगर इसको आप उल्टा देखो, मतलब आप ऐसे देखो कि कैल्शियम और नाइट्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें मैंने कैल्शियम बोला, दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन और नाइट्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? क्लोरीन और नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बना रहे हैं। इसे आप देख सकते हैं। और उल्टा देखें तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं लग रहा आपको कि क्लोरीन और नाइट्रोजन का कंबाइंड होकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं? यही डेफिनेशन थी कॉम्बिनेशन वाली। तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल पिनअप किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसको हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, और वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूँ कि एनर्जी अप्लाई करी, बिकॉज विदाउट एनर्जी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं कर सकते। तो एनर्जी देने के बाद जो H2O2 का मॉलिक्यूल है, दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये किस में टूट गया? H2O प्लस ऑक्सीजन, दैट इज़ O2। H2 क्या होता है? पानी, O2 होता है ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें क्या क्या देता है? पानी और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में आई थिंक आपको सब पता चल गया। तो अब बात करते हैं अगले टाइप की, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक थोड़ा स्पेशल टॉपिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, दोज रिएक्शंस in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction। ये क्या हुआ? यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एक एलिमेंट
किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, किसमें, किसी कंपाउंड में, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वैसे किसी को हटाकर खुद उस जगह लग जाना, उसी को तो बोलते हैं डिस्प्लेस। डिस्प्लेस माने एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो उसी तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। और इसमें भी कई पॉइंट इम्पोर्टेंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले आप इस नीचे वाले एग्जाम्पल को देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर AgNO3 प्लस NaCl, यहाँ कैसे हैं, हमारे पास दो कंपाउंड है, AgNO3 है, हमारे पास NaCl है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर देखो तो यहाँ पर क्लोरीन ने अपनी जगह बदली और वो Ag के पास चला गया, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर NO3 ने जगह बदली और वो चला गया Na के पास, दैट इज सोडियम के पास। तो दो नए कंपाउंड बने, दैट इज AgCl एंड NaNO3। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पर NaNO3 ने Cl को डिस्प्लेस कर दिया और Na के साथ उसने कंपाउंड बना लिया। अब Cl को कुछ मिला नहीं तो Ag ने उसे अट्रैक्ट करके यहाँ कंपाउंड बना लिया। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, एलिमेंट्स ने एक दूसरे की जगह को चेंज किया किसी एक कंपाउंड को बनाने के लिए। तो अब आगे वाली स्लाइड पर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ही शानदार नोट है हमारे लिए। इस नोट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना भी। इन जनरल अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट आके किसी को भी डिस्प्लेस करके नया कंपाउंड बना देगा। इसका एक रूल है, दैट इज़ एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ही किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब उसे उसकी जगह से हिला सकता है, तभी वो उसको हटाकर नया कंपाउंड बना सकता है। एक कम ताकत वाला आकर दूसरे बड़े वाले ताकत वाले से आके कैसे लड़ लेगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अगली स्लाइड तैयार करी है जहाँ पर एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आप आराम से क्लियरली देख सकते हैं कि किसकी रिएक्टिवनेस ज़्यादा है और किसकी रिएक्टिवनेस कम है। तो सबसे टॉप पर है हमारे पास यहाँ पर पोटेशियम, ठीक है, आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं और यहाँ पर सिंबल है। और सोडियम उसके नीचे है, उसके नीचे कैल्शियम, उसके नीचे मैग्नीशियम, उसके नीचे एल्यूमिनियम। तो इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को सॉल्व कर पाएंगे या समझ पाएंगे। इस टेबल को याद करने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। तो आप ये भी डिसीजन ले पाएंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा किसी भी कंपाउंड से। तो अब आगे वाली स्लाइड पर जाते हैं और एक चीज़ को समझते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। आप पीछे वाली स्लाइड में जाकर देख सकते हैं कि जिंक है जो वो ये रहा, ये कॉपर है ये रहा। तो जिंक कॉपर से ऊपर है, मतलब जिंक मोर रिएक्टिव है, कहाँ से, किससे, कॉपर से। तो अब अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे वही लिखा है जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन होता है जो शायद ब्लू कलर का होता है, आई थिंक ब्लू, हाँ यहाँ लिखा भी हुआ है इट इज़ ब्लू कलर। तो अगर हम एक जिंक की रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो एक नया कंपाउंड बन जाता है उस सॉल्यूशन में, दैट इज़ ZnSO4, और कॉपर वहाँ से बाहर निकल जाता है। और उस कंपाउंड का एक्चुअली जो CuSO4 होता है वो लिक्विड होता है, और जो ये वाला कंपाउंड होता है ये भी लिक्विड होता है। लेकिन जब इसके साथ कॉपर लगा होता है तब इसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जब इसके साथ जिंक लग जाता है तो इसका कलर लेस हो जाता है। इसका कलर कैसा हो जाता है, कलर लेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि जिंक उस कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। ये एग्जाम्पल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लेकिन अगर हम उल्टा करें तो एक ZnSO4 सोल्यूशन ले लें, कौन किसका, जिंक सल्फेट का, और उसकी रिएक्शन कराएं हम कॉपर के साथ, तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है दैट इज नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्यों, बैक चलते हैं एक बार, क्यों रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जिंक से नीचे होता है, वो उससे लेस रिएक्टिव है, वो उसे उसकी जगह से नहीं हटा पाएगा। क्यों नहीं हटा पाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उसको हिला पाए। तो आई थिंक आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज भी ढंग से आ गई होगी और ये वाला एग्जाम्पल भी। तो अब आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होने वाला है। डेफिनेशन है इसकी, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाई एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप समझ ही गए होंगे पढ़ने के बाद में। और ये वाला जो नीचे एग्जाम्पल है आप इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर Na2SO4 प्लस BaCl2 था, दो कंपाउंड है, दोनों आयनिक कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड टूटने के बाद आयंस प्रोड्यूस करते हैं। सो इन दोनों कंपाउंड में आप अगर देखो तो इन दोनों कंपाउंड की आयंस ने एक्सचेंज हुआ है। क्या हुआ है, SO4 क्या होता है, एक आयन होता है, और Cl भी एक आयन होता है, दोनों एक्सचेंज हुए।
Ba के पास SO4 पहुंच गया और Na के पास Cl पहुंच गया, यहाँ एक्सचेंज हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या, 2 आयंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। और क्या बना, नया कंपाउंड बना, जो यहाँ पर भी मेंशन्ड है, दैट इज न्यू कंपाउंड। ओके, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड लेट्स गो अहेड। अब एक बहुत ही शानदार टॉपिक आने वाला है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 11th-12th में भी बहुत काम आता है और ये इजी है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं खुद ही, इसीलिए वो इसे समझ नहीं पाते। तो आज मैं बिल्कुल भी कन्फ्यूजिंग नहीं बनाऊंगा और एक इसका टॉपिक है दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसे पढ़ाने से ही उसे पढ़ने से ही थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको कहीं भी बता दूंगा। लेकिन आज आप जो पढ़ने वाले हो उसे ठीक वैसे का वैसे ही याद कर लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन या आप पॉइंट्स कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं कि पता चलेगा कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कितना सिंपल है, मतलब किसी भी सबस्टेंस में अगर कोई ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो सिंपल सी बात है वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऐसा कोई काम हो रहा है जहाँ ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है लेकिन वहाँ रिमूवल हो रहा है, किस चीज़ का, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, उस सबस्टेंस से रिमूवल हो रहा है, किसका, हाइड्रोजन का, या उसमें एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, ये दोनों पॉइंट हो तो और अच्छी बात है, या इन दोनों में से एक पॉइंट भी अगर हो रहा है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है। ओके, अब बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन में उल्टा होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, यहाँ रिमूवल था, यहाँ एडिशन है, बस इतनी सी बात है। रिडक्शन में एडिशन होगा हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन में एडिशन होगा ऑक्सीजन का। आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं, O से O, मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है। इतना याद रखोगे आप, रिडक्शन अपने आप सीख जाओगे। और उल्टा होता है इसमें, यहाँ पर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सबस्टेंस कॉल्ड रिडक्शन। अब आप सारे पॉइंट समझ गए होंगे, एक बार आप इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए और हम आगे चलते हैं। अब अगला है, ये मैंने एक एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पर पिनअप किया है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं CuO प्लस H2, ये दो कंपाउंड है हमारे पास। ठीक है, अब इन दो कंपाउंड में आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन है पूरी, इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर CuO था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद यहाँ से O हट गया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ केवल Cu बचा है, यहाँ पहले CuO था, यहाँ पर H2 था, लेकिन अब यहाँ H2O हो गया। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और हमने आपको पीछे वाली स्लाइड में अभी के अभी बताया था, जहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वहाँ क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही साफ साफ लिखा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज अ रिडक्शन। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, तो ऑब्वियसली दिस इज अ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पर दो पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ लिखा था सबस्टेंस विच गेट ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइज का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऑक्सीडेशन यहाँ किसका हुआ है, हाइड्रोजन का। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, इसलिए उसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर में से तो रिडक्शन हुआ है कॉपर का, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ इन पॉइंट्स पे, द सबस्टेंस विच गेट्स, 2 मिनट, the substance which gets oxidized is called reducing agent, the substance which gets reduced is called oxidizing agent। मतलब आप समझ चुके हैं और आई थिंक आपको अभी ये खुद सोचने की थोड़ी सी ज़रूरत है, तब आप इसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और अगर फिर भी नहीं आपको अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। अगली स्लाइड पर चलते हैं, जहाँ पर मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। यहाँ पर हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। हमने सारी रिएक्शंस के बारे में लगभग जान लिया है। अब एक रिएक्शन बची है जिसमें ये डेफिनेशन हमें क्या कहती है, आओ पढ़ते हैं। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पर साइमल्टेनियसली का मतलब है साथ साथ, मतलब एक साथ, एक ही टाइम पर। उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब अभी तो किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा था, किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा था, लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो वो पीछे वाला एग्जांपल एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन आप समझ गए। अब आगे चलते हैं।
अब आगे आने वाला है आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक। यहाँ पर हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का इफ़ेक्ट क्या होता है हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ कैसे अफेक्टेड होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है जिसको हमें ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ लिखा है ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। मतलब ऑक्सीडेशन डैमेजिंग इफेक्ट रखता है, मतलब हमेशा नुकसान पहुँचा, हमेशा तो नहीं लेकिन ज़्यादातर नुकसान पहुँचाता है ऑन मेटल्स एज वेल एज फूड। मतलब वो धातुओं को और खाने को दोनों को नुकसान पहुँचा सकता है। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल इज कॉल्ड बोल सकते हैं, इज कॉल्ड कोरोजन, एंड दैट ऑन फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब अगर ऑक्सीडेशन का जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो अगर मेटल पे है तो उसे कोरोजन बोलेंगे, और अगर वो फूड पे आ रहा है तो उसे रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं, दैट इज कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। ये सब क्या है? ये सब इफेक्ट हैं किसके? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के। तो एक एक करके उन दोनों को हम फिनिश करते हैं, और दीज आर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो खुश होने की घड़ी आ गई है। अब यहाँ पे है कोरोजन। तो कोरोजन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। अब ग्रेजुअली पढ़ता है, कोई इसे ग्रेजुअली पढ़ता है, लेकिन इसका मतलब होता है धीरे धीरे, एक लंबे समय तक। ठीक है, कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाई द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सर्फेस। केमिकल कोई एसिड हो सकता है, एयर मॉइस्चर में आप तो समझ सकते हैं ऑक्सीजन CO2 होता है। तो आप ये जो इमेज देख रहे हैं, आपने देखा होगा आपके घर पे लोहे की कोई चीज़ होगी, तो अगर आप नहीं लाए होगी तो चिकनी होगी, बहुत ज़्यादा चमकती हुई, शानदार, लेकिन कुछ समय बाद उस पर एक लेयर आ जाती है ब्लैक कलर की। क्यों आ जाती है? वो आ जाती है ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और एनी केमिकल। वो एयर मॉइस्चर उसके साथ रिएक्शन करता है, और उसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। एक्चुअली जो कोरोजन का जो आयरन का जो कोरोजन होता है उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कोरोजन का। आप यहाँ पे फ़ोटो से समझ सकते हैं, और इंटरनेट पे और आपकी बुक में इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। आप इसे खुद पढ़िए और अपने दिमाग में इसको और ज़्यादा क्लियर करिए। वैसे जो बात इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी, और एक्चुअली इसकी एक रिएक्शन भी दे रखी है बुक में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या था? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का ही इफेक्ट था, लेकिन किस पे? फूड पे। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन द फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपने कभी खाना सुबह अगर कोई खाना बनाए और गर्मी का बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम है और शाम तक उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, ये क्या होता है? ये रेंसिडिटी होती है। किसके कारण होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के कारण होती है। जो फूड में फैट्स होता है, जो ऑयल्स के पार्टिकल्स होते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, और जो फ्रेश, यहाँ पर मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ फ्रेश ऑयल की, वो कैसा हो जाता है? रेंसिड हो जाता है। कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है। रेंसिड का मतलब ही क्या होता है? खराब। तो रेंसिडिटी की सिंपल सी फंडा यही था। अब आगे चलते हैं, तो आगे मैंने इसमें प्रिवेंशंस को ऐड किया है कि कैसे हम कोरोजन से बच सकते हैं, कैसे रेंसिडिटी से बच सकते हैं, बिकॉज अगर ये हमारे चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इनसे बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कोरोजन से कैसे प्रिवेंशन करें। तो कोरोजन से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं बाई ग्रीसिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग। मतलब हमने किसी लोहे की चीज़ को ग्रीस कर दिया, चिकना कर दिया, अब उस पर कोई पार्टिकल जम ही नहीं पाएगा। ऑयल कर दिया, ठीक है, पेंट कर दिया, उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दी जिससे वो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में न आए। अब बात करते हैं रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट करें। तो बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं फूड को जिससे वो ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है फैट्स एंड ऑयल के पार्टिकल्स, ठीक है। और रेंसिडिटी कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाई पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन एंड नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर एंड हो गया है, इन होना चाहिए यहाँ पर, इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में हम उसे अगर खाने को रख दें तो हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। अब आप पूछो कैसे बच सकते हैं रेंसिडिटी से, नाइट्रोजन गैस में खाना रखें। तो नाइट्रोजन गैस इज़ अ अनरिएक्टिव गैस, ओके, लेस रिएक्टिव गैस है, वो रिएक्शन ही नहीं करती, तो वो उस फैट को, उस ऑयल पार्टिकल को भी रिएक्शन नहीं करने देती, इसलिए फूड लंबे समय तक टिका रहता है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज, एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बिकॉज इस स्लाइड को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें। आपको पसंद आई है तभी आप तक यहाँ तक देख रहे हैं इस वीडियो को। तो आपसे मिलते हैं हम एक नई चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।